का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। और यहाँ जो है मौर्य साम्राज्य की बात की जाएगी। इससे पहले वाला वीडियो जो है यूनानी साम्राज्य के ऊपर था। क्वेश्चन आंसर भी करा दिए गए हैं, जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है मिडिवल मॉडर्न एंशिएंट का और सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ आपको आपके मतलब की चीज़ें मिलने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिलहाल बिना आपका टाइम इसके, बिना किसी देरी के। देखिए, मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ये आपको पता है। चाणक्य के साथ मिलकर के चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद थे, उनको मार करके गद्दी पर से उन्हें उतार करके खुद गद्दी पर बैठ गए। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। जो ब्रिटिश साम्राज्य आपका साम्राज्य बनाया है ना, उससे बड़ा साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य का था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना जाता है। जो विशाख कृत मुद्रा राक्षस है, मुद्रा राक्षस उन्होंने बुक लिखी है, ठीक, तो उसमें चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना जाता है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल अथवा कुलहीन भी कहा गया है। धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। धुंडीराज एक थे, उन्होंने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी जाती है। जैसे आपकी गीता है, ठीक, भगवत गीता, उस पर भी टीका बहुत सारे लोग लिखते हैं अपने अपने तरीके से। तो टीका का मतलब होता है अपने शब्दों में उसे ढालना। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाख दत्त के नाम से दो अन्य रचनाओं का भी उल्लेख मिलता है। देवी चंद्र गुप्तम, अभिसारिका वंचितका या अभिसारिका बंधितक, क्षेमेंद्र कृत बृहत कथा मंजरी, क्षेमेंद्र ने लिखी है बृहत कथा मंजरी, तथा सोमदेव ने लिखी है कथा सरित सागर में चंद्रगुप्त के शूद्र उत्पत्ति के विषय में वर्णन मिलता है। क्षेमेंद्र ने जो बृहत कथा मंजरी लिखी उसमें भी चंद्रगुप्त को शूद्र बताया गया है और सोमदेव द्वारा रचित कथा सरित सागर में भी इन्हें शूद्र बताया गया है। बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश के अनुसार, जो बौद्ध ग्रंथ है महाबोधि वंश के अनुसार चंद्रगुप्त राजकुल से संबंधित था। उनका कहना था कि ये राजकुल हैं, क्षत्रिय हैं तथा मौर्य नगर में इनका उत्पन्न माना जाता है। हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त को मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया की पुत्री का पुत्र बताया गया है। जो हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन ग्रंथ है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया कि ये मयूर पोषकों के जो ग्राम के मुखिया थे उनके पुत्री के पुत्र थे। ठीक। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया। एरियन और प्लूटार्क ने भी इन्हें एंड्रोकोटस कहा है। जस्टिन ने सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का वर्णन किया है। सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक, सेंड्रोकोटस कहा है चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिन ने, और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख भी किया है, ठीक, जस्टिन ने। ऋषि चड़क ने अपने पुत्र का नाम क्या रखा था? चाणक्य रखा था। ऋषि चड़क थे, उनके पुत्र का नाम था चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लिखित कौटिल्य तथा एक पद्य खंड में उल्लिखित विष्णुगुप्त नाम की सम्मिता चाणक्य से की जाती है। मतलब चाणक्य का एक नाम विष्णुगुप्त भी था। पुराणों में उसे द्विज ऋषभ श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है, द्विज ऋषभ कहा गया है, ठीक। कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। कैसी पुस्तक है? शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत बताए गए हैं। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या मिलती है। मतलब 7 सिद्धांत बताए गए हैं। राजा कौन होता है, अमात्य क्या है, जनपद क्या है, दुर्ग क्या है, कोष क्या है, दंड और मित्र की व्याख्या मिलती है पूरी तरीके से। कौटिल्य का अर्थशास्त्र ऐतिहासिक ग्रंथ कोई ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। मतलब जिसका कोई जोड़ नहीं है, राजनीति शास्त्र का ऐसा ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावली के प्रिंस से की जाती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की रचना किससे? मैकियावली के प्रिंस से की जाती है। जो मैकियावली ने प्रिंस लिखी है उससे की जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी, ठीक। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं, ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण विजय की थी। राजनीतिक तौर पर समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ है। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य ब्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक के प्रदेश पर हो गया था। जो प्रारंभिक विजय थी उसमें ब्यास नदी जो कि आपकी उत्तर में बहती है और सिंधु नदी तक का प्रदेश पर इनका कब्जा हो गया। रुद्रदामन के अभिलेख से पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है और पश्चिमी भारत पर भी इसका
पूरी तरीके से अधिकार था। जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती जो कि मालवा का क्षेत्र है वहाँ पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हो गया था। उसकी मृत्यु के पश्चात मतलब उसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से लेकर के दक्षिण में मैसूर कर्नाटक तक था। समझिए बहुत बड़ा साम्राज्य था, ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा साम्राज्य था। 150 ईस्वी के रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में आनर्त और सौराष्ट्र यानी गुजरात प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है। ठीक, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। तो सेल्यूकस को कब पराजित किया आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने? 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था, जो कि आपके सिकंदर के साम्राज्य के शासक थे पूर्वी भाग के। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को क्या कहा है? यूनानी लेखक थे, उन्होंने बिंदुसार को अमित्रोकेडिज कहा है। ठीक, अमित्रोकेडिज। विद्वानों के अनुसार अमित्रोकेडिज का संस्कृत रूप है अमित्रघात यानी शत्रुओं का नाश करने वाला। जैन ग्रंथ उसे सिंहसेन भी कहती है, बिंदुसार के नाम है। ठीक, अमित्रघात कहा जाता है, अमित्रोकेडिज कहा जाता है, सिंहसेन कहा जाता है। जैन ग्रंथ में बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा मिलता है और दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह शुरू हो गया था। बिंदुसार कौन थे? आपके चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। तो बिंदुसार के समय ही तक्षशिला में विद्रोह हो गया, जिसको दबाने के लिए उसने अपने प्रिय पुत्र अशोक को भेजा था। स्ट्रेबो के अनुसार, जो स्ट्रेबो थे लेखक, उनके अनुसार बिंदुसार के समय में मिस्र के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत भेजा। कहाँ? बिंदुसार के पास डायमेकस नामक राजदूत भेजते हैं। और प्लिनी के अनुसार मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत भेजा था। मतलब जो मिस्र के राजा टॉलमी हैं उनने डायनोसिस नामक राजदूत भेजा, जबकि स्ट्रेबो के अनुसार मिस्र के राजा एंटियोकस थे, उन्होंने डायमेकस नामक राजदूत भेजा। तो दोनों मत हैं। तो बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं की मांग की थी। किस किस की? मीठी मदिरा भिजवा दो, सूखी अंजीर भिजवा दो और एक दार्शनिक भिजवा दो जो हमारे बारे में सब लिखे पढ़े, ये सारी चीज़ें हैं। तो एंटियोकस ने दार्शनिक को छोड़ दिया और शेष सारी वस्तुएं बिंदुसार के पास भिजवा दी। बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार अशोक अपने पिता के शासन काल में, जब उनके पिता थे बिंदुसार, अवंती उज्जैनी का उपराजा या वायसराय था। ठीक, उपराजा मतलब उसकी देखरेख करना, सारी चीज़ें, लगान वसूलना, ये सारी चीज़ें थी। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था जब अशोक राजा बनते हैं। अशोक आपके बिंदुसार के पुत्र थे। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही एक ऐसे व्यवहारिक धर्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सभी कर सकें। तो धम्म यानी उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा उसके त्रिविध आयाम थे। अशोक 272 ईसा पूर्व के लगभग मगध का राजा बना। कब राजा बनते हैं? 272 ईसा पूर्व में राजा बनते हैं तथा लगभग 4 वर्ष के पश्चात उनका राज्याभिषेक होता है। उनके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम प्रिय भी कहा जाता है, देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है, इनके अन्य नाम है, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय, देखने में सुंदर। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। दशरथ भी अशोक की तरह देवनाम प्रिय की उपाधि धारण करता था। सिंघली अनुश्रुतियों, दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति होती है। ठीक, पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की जो है तृतीय संगति होती है और मोगली पुतिष्ठ इसकी अध्यक्षता करते हैं, तो ये भी याद रखना। दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के 4थे वर्ष निग्रोथ नामक भिक्षु ने बौद्ध मत में दीक्षित किया था। जब उनके शासन करे थे उसके 4थे वर्ष में। तत्पश्चात मोगली पुतिष्ठ के प्रभाव में वह पूर्ण रूपेण बौद्ध हो गया। और देखिए दीपवंश और महावंश के अनुसार ये चीज़ें हैं। और दिव्यावदान के अनुसार अशोक को उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। दोनों अलग अलग मत हैं। दीपवंश महावंश के अनुसार जो है निग्रोथ नामक भिक्षु थे और मोगली पुतिष्ठ के प्रभाव से हुए, जबकि जो है आपके दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से। मौर्य शासकों में अशोक और उसका पुत्र दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो दशरथ जो थे उनके पुत्र थे
आपके अशोक के, वो भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। वो वाले दशरथ नहीं, वो महाराजा दशरथ अलग थे, ये जो है दशरथ इनके पौत्र हैं। अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसे हो, जो आज के जिलाधिकारी होते हैं ना, डीएम समझते हो, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसी तरह रज्जुक होते थे, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्र में अधिकार प्राप्त था। अग्रोनोमोई जिले के अधिकारी को कहा जाता था, जो जिले के अधिकारी होते थे अग्रोनोमोई कहा जाता था। मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों या कारवां के मुखिया को सार्थवाह की संज्ञा दी जाती थी। मौर्य काल में जो व्यापारिक काफिले कारवां होते थे, उनके जो मुखिया होते थे उन्हें सार्थवाह कहा जाता था। और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट तथा बिहार यात्राएं रोक दी थी, मतलब जो शिकार करना हो, बिहार यात्राएं रोक दी थी, तथा उनके स्थान पर वो धर्म यात्राएं प्रारंभ कर चुके थे। राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद 8वां शिलालेख संबोधि बोध गया तथा 20 वर्ष बाद रोमनदेही अभिलेख रोमनदेही गया तथा उनकी पूजा की। पूजा करने का मतलब उसे स्थापित किया था। इतिहासकार एक थे विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक इंडियन लीजेंड ऑफ अशोक में साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक की धम्म यात्राओं का क्रम इस प्रकार दिया है कि लुम्बिनी जाते हैं, फिर कपिलवस्तु, फिर बोध गया, फिर सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती। लुम्बिनी में जन्म होता है, कपिलवस्तु में, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति, फिर सारनाथ, फिर कुशीनगर, फिर श्रावस्ती। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद बोध गया की यात्रा की थी, ठीक। 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की थी तथा वहाँ एक शिला स्तंभ स्थापित किया था। देखिए, बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का भोग कर माफ़ कर दिया था किसने? आपके अशोक ने। भू राजस्व 1/6 से घटा करके 1/8 कर दिया था। 1/8 मतलब जैसे पहले था कि यहाँ 6 किलो अनाज पैदा हो तो 1 किलो दो, लेकिन फिर कर दिया कि नहीं चलो 8 किलो हो तो 1 किलो दो, तो ये होता था, ये कर था, ठीक। कालसी, गिरनार और मेरठ के अभिलेख जो हैं ब्राह्मी लिपि में हैं। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। देखिए, शिलालेख हैं और स्तंभ लेख और गुहालेख, ये 3 भागों में इनके जो है विभाजन किए जा सकते हैं अभिलेखों के। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुआ है। शाहबाजगढ़ी का शिलालेख है, मानसेहरा का है, कालसिक शिलालेख, गिरनार का, धौली का, जौगढ़ का, अरनागुडी का और सोपारा का। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख ऐसे हैं, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी लिपि है, ठीक। ये क्या है? खरोष्टी लिपि है। और शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की, और जितने भी उनकी जो है लिपियां हैं, जितनी भी जो आपके शिलालेख हैं, उसमें वो अपने ब्राह्मी लिपि का प्रयोग करते हैं। तक्षशिला से आरमेयिक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा आरमेयिक लिपियों में लिखा गया एक द्विभाषी यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लंगबान नामक स्थान से आरमेयिक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त होता है। तो अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें प्राप्त होती हैं। जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पट्टियों शिलालेखों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है, ठीक। इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान जो थे वो जेम्स प्रिंसेप थे। उन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल किया। तो सबसे पहले अशोक के जो शिलालेख पर लिखा था, जो अभिलेख को पढ़ने का श्रेय जाता है, वो आपके जेम्स प्रिंसेप को जाता है। D.R. भंडारकर ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रशंसनीय प्रयास किया है, और मतलब सिर्फ अभिलेख के आधार पर उन्होंने अशोक का इतिहास लिखा। किसने? D.R. भंडारकर ने। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चला है। कुछ और स्थानों के अभिलेखों से इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिला है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: पिपरहवा, सोगोरा और महास्थान। यहाँ से भी जो है लिपि के साक्ष्य मिलते हैं। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि जो है, प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मेसन, प्रिंसेप, नोरिस, लेसन, कर्निंगम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। अशोक का नामोल्लेख करने वाला गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। जो अशोक का नाम उल्लेख किया है वो गुर्जरा लघु शिलालेख जो है वो मध्य प्रदेश में दतिया जिले में है। मास्की, नित्तूर तथा ओडेगोलम के लेखों में भी अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। बाब्रू या बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का
सम्राट बताया है। जो बाबरू या बैराट स्तंभ लेख है उसमें अशोक ने कहा कि मैं मगध का सम्राट हूँ। यही अभिलेख अशोक के बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। इसी अभिलेख से अशोक के बौद्ध धर्मावलंबी होने का जो है मत भी प्रमाणित हो जाता है। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध के संदर्भ में लेख इस प्रकार है। देखिए, अशोक का जो प्रथम शिलालेख है उसमें पशु बलि का निषेध किया गया है और लिखा गया है कि यहाँ कोई जीव मारकर बलि न दिया जाए, ना कोई उत्सव किया जाए। पहले प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मांस के लिए मारे जाते थे, लेकिन अब इस अभिलेख के लिखे जाने तक सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन मारे जाते हैं, 2 मोर, 1 मृग। इसमें भी मृग हमेशा नहीं मारा जाता है। ये तीनों ही भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। 5वें स्तंभ लेख में भी अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद विभिन्न प्रकार की प्राणियों के वध को वर्जित किया गया। तो पहले और 5वें अभिलेख में जो है पशु बलि का निषेध किया गया है अशोक के द्वारा, और 5वां अभिलेख जो है अशोक के राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद लिखा गया है। अशोक के राज्यकाल की पहली घटना जो थी वो कलिंग युद्ध, और इसमें अशोक की विजय हुई थी। अशोक के 13वें शिलालेख से इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में हुई थी। जब अशोक 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठते हैं, उनका राज्याभिषेक होता है, तो 8वें वर्ष जो है इनके शासनकाल के बाद जो है कलिंग की घटना होती है। इस शिलालेख और 13वें शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है कलिंग युद्ध का। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है। अशोक के दीर्घ शिलालेख 12वें में सभी संप्रदायों की सार्ग की वृद्धि की कामना की गई। मतलब जो 12वां शिलालेख है वो सबसे बड़ा शिलालेख है और सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि मतलब बढ़ोतरी की कामना की गई है तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु पालनीय उपाय बताए गए हैं। अशोक के दूसरे तथा 13वें शिलालेख में संगम राज्यों, जो दूसरा शिलालेख है और 13वां शिलालेख है, उसमें संगम राज्य चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र सहित ताम्रपाणी श्रीलंका की सूचना मिलती है दूसरे और 13वें में। तो पहले और 5वें में क्या बलि प्रथा का निषेध मिलता है। कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें में मिलता है और आपके जितने भी जो संगम राज्य हैं चोल, पांड्य, सत्यवत, उनका भी वर्णन दूसरे और 13वें में मिलता है। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। कौन कौन से राजा थे? अंतियोक थे, एंटियोकस द्वितीय थियोस सीरिया का शासक था, तुरमय या तुरामय टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फिया मिस्र के राजा थे, और अंतकिनी एंटीगोनस गोनातस मैसिडोनिया मकदोनिया के राजा थे। मग साइरिन का शासक था। अलिक सुंदर जो अलेक्जेंडर एपायरस या एपीरस का राजा था। तो इनके ये आपके 5 यवन राजाओं के साथ इनके मैत्रीपूर्ण संबंध थे। गोरखपुर जिले से प्राप्त सोहगोरा ताम्रपत्र अभिलेख और बांग्लादेश के बोगरा जिले से प्राप्त महास्थान अभिलेख की रचना अशोककालीन प्राकृत भाषा में हुई है और उन्हें ईसा पूर्व 3री सदी की ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ईसा पूर्व किस लिपि में लिखा गया? ब्राह्मी लिपि में। ये अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में है। इस अकाल की पुष्टि जैन स्त्रोतों से होती है। मौर्य काल में न्यायालय मुख्यतः 2 प्रकार के थे, एक धर्म स्थिर तथा कंटक शोधन। धर्म स्थिर दीवानी तथा कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय था। 2 प्रकार के न्यायालय थे आपके, दीवानी और फौजदारी, धर्म स्तरीय और कंटक शोधन। गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में गौड़ पुरुष कहा गया है। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है, संस्था अर्थात एक ही स्थान पर रहने वाले तथा संचरा अर्थात प्रत्येक स्थान पर भ्रमण करने वाले। मेगास्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। जो मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी उसमें पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों वाली समितियों द्वारा प्राप्त होता है। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, इसका कहना है। तीसरी समिति जनगणना का हिसाब रखती थी। वर्तमान में भी यह कार्य नगर पालिका प्रशासन द्वारा किया जाता था। छठी समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। जो छठी समिति थी वो बिक्री कर वसूल करती थी। विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता। जो भी कर की चोरी करता था उसे मृत्युदंड देते थे। और जो आपका मेगास्थनीज था वह नगर के पदाधिकारी को एस्टिनोमोई कहता था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था
मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख नागरक या पूर्व मुख्य होता था। मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। मेगास्थनीज ने जो समय का समाज था उसे 7 श्रेणियों में विभाजित किया। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, मंत्री। तो इस तरह से उसने डिवाइड किया है। उसका अपना दिमाग था, सबका अलग अलग दिमाग होता है। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। उसका मानना मतलब ऐसा कोई उल्लेख नहीं कि दास प्रथा थी। उसके अनुसार मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह करता था और ना ही उससे भिन्न पेशा ही अपना सकता था। उसके अनुसार ये मानना था। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार हिंदू कुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। ठीक, भारत की वैज्ञानिक सीमा हिंदू कुश पर्वत थी। अशोक के अभिलेख में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों के नाम मिलते हैं। ठीक, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, अवंतिरट्ट की उज्जैनी थी, कलिंग की तोसली थी, दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी थी, प्राच्य या पूर्वी प्रदेश की पाटलिपुत्र थी। ये अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य की 5 प्रांतों के नाम और उसकी राजधानी है। भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। अर्थशास्त्र ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था। वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के एक भाग का अधिकारी था। इस कर को भाग कहते थे। इसी प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत था। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। जो मौर्य मंत्री परिषद था उसमें राजस्व एकत्र कौन करता था? समाहर्ता। अंतपाल सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्ग की देखभाल करता था, जबकि प्रदेष्टा विषयों या कमिश्नरियों का प्रशासक होता था। ये सब नाम है, आपको याद करने पड़ेंगे। प्रदेष्टा यानी विषयों का, कमिश्नरों का प्रशासक, अंतपाल मानी सीमा रक्षा। उपयुक्त पदाधिकारियों के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारी इस प्रकार के थे, जैसे पर्याध्यक्ष है, वाणिज्य का अध्यक्ष था, सुराध्यक्ष, सोनाध्यक्ष या बूचड़ खाने का अध्यक्ष, गणिका अध्यक्ष, वेश्याओं का निरीक्षक, सीता अध्यक्ष, राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष, और आकराध्यक्ष, खानों का अध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, छापे खाने का अध्यक्ष, लोहाध्यक्ष, धातु विभाग का अध्यक्ष, और नवाध्यक्ष, जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष। तो ये सारी चीज़ें थी। ये सब इतना ज़्यादा नहीं, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जब क्वेश्चन आंसर करेंगे सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, लेकिन पढ़िए पूरा। अर्थशास्त्र में पति द्वारा प्रत्यक्ष पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। जो पति अपनी पत्नी को त्याग देता है उसके लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। मौर्यकालीन समाज में तलाक की प्रथा भी थी। पति के बहुत समय तक विदेश में रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती थी। इसी प्रकार पत्नी के व्यभिचारिणी होने या बंध्या जैसी दशाओं में पति उसका त्याग कर सकने का अधिकारी था। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा व्रात्य क्षत्रिय का सामाजिक स्तर दिया गया है। विदेशियों को सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने करवाया। यह आपका वाराणसी में है। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी है, जो शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में जो है लिया है। और मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं। मौर्य काल में जितने भी आपके स्तंभ बने हैं ना, वो चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित हैं, ये याद रखिएगा। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व था। और भरहुत का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। भरहुत का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। सांची तथा भरहुत के स्तूपों की खोज जो है अलेक्जेंडर कर्निंघम ने की है। भरहुत भी मध्य प्रदेश के सतना जिले में है, सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में और भरहुत जो है मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। तो अमरावती का स्तूप जो है आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कर्नल कोलिन मैकेंजी ने 1797 ईस्वी में इस स्तूप का पता लगाया था। सारनाथ का धमेक स्तूप गुप्तकालीन है, गुप्तकाल में बना है। ठीक, जो बिना आधार के समतल भूमि पर बना है। बिहार में पटना पाटलिपुत्र के समीप बुलंदीबाग एवं कुम्हार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। बिहार के पटना या पाटलिपुत्र से इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को हुए। और बुलंदीबाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्हार से राज प्रासाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बुलंदीबाग पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान है, जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की थी। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इनके कार्यों का विवरण मिलता है। ठीक,
और रुद्रदामन ने इस जेल की मरम्मत भी करवाई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे, लगभग जो है 100+ क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।